Hello everyone, I welcome you all in Legal Minds. The topic for today is compounding of offences, which is provided under section 320 of CRPC. देखिए, जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो हमें दो तीन चीज़ें समझनी हैं। यहाँ पे हम सेक्शन 320 का दो क्लॉजेस की बात करेंगे, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। देखो, क्लॉज 1 जो होता है उसमें हमें परमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती है कोर्ट से, ठीक है, और क्लॉज 2 में हमें परमिशन रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड परमिशन, ठीक है। लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, लेक्चर बहुत शॉर्ट रखेंगे और बिना आपका टाइम वेस्ट करे मैं इतना भी कहना चाहता हूँ, अपने प्लीज़ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इस पर कुछ कमेंट करिए, कुछ पूछिए, थोड़ा हमें भी मोटिवेट करिए सो दैट वी कैन कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस। आपके लिए हम वीडियोस बनाते रहें, तो इसलिए थोड़ा मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं फ़ोन में, टैब में, कंप्यूटर पे, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं। लेक्चर्स रेगुलरली आएंगे और एवरी मंडे एंड एवरी वेडनेसडे सीआरपीसी के लेक्चर्स आएंगे और आईपीसी के लेक्चर भी रेगुलरली आएंगे, जो आएंगे एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे। तो इसी तरह से आपका पूरा जो वीक होगा वो लेक्चर बेस्ड चलेगा और भी हम लेक्चर्स इसमें ऐड करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी एक नई सीरीज हिंदू लॉ की शुरू करेंगे जिसमें हम लेटेस्ट सेक्शंस, लेटेस्ट लेक्चर्स इंक्लूड करने वाले हैं। सो आई होप आप लेक्चर्स पसंद कर रहे होंगे और प्लीज़ इसको, अगर आप देख रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड पे हूँ मैं अभी, अगर आप देख रहे हैं तो उसको पूरा देखिए, बीच में स्किप मत करिए। प्लस देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप कोई चीज़ समझ रहे हैं और आपको अगर उस चीज़ को समझने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट है रेदर कि आप बुक खोलेंगे और उसको फिर समझेंगे। सो इट्स अ वेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, सो इट इज़ अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट टू गिव योर 5 मिनट्स और मैक्सिमम बाय 10 मिनट्स आप पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर समझ जाएंगे। इसी वजह से आपको ये बोला जाता है बार बार कि लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो, लेकिन प्लीज़ आप बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जो भी आप करें उसको सच्चाई के साथ करिए, बिना किसी और थॉट के साथ इस लेक्चर को सुनिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑफेंसेस की। तो यहाँ पे हम देखिए, मैंने जैसे बताया कि क्लॉज 1 है, उसमें हमको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी सेक्शन 320 के अंदर जो भी सेक्शंस प्रोवाइडेड हैं उन सब में आपको पनिशमेंट्स, उन सब ऑफेंसेस के लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है और क्लॉज 2 में आपको परमिशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि सर परमिशन किस चीज़ के लिए, क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग क्या सीख रहे हैं। देखो, 320 में हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ की, ठीक है। तो जब भी हम कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉम्प्रोमाइज़। तो जब भी हम कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं, हम सेक्शन 320 की बात करते हैं कि मतलब अब हम जो ट्रायल है उस पर्टिकुलर ऑफेंस का हम ख़त्म कर रहे हैं, हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और हम फर्दर इस पर कोई भी अब इंक्वायरी या कोई भी ट्रायल कुछ नहीं चाहते हैं, हम बस चाहते हैं कि ये ख़त्म हो यहीं पे, ठीक है। सो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द अदर पार्टी, ठीक है। सो ऑब्वियसली, और यहाँ पे एक बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो एक्विटल का ऑर्डर आ जाता है। एक्विटल आप समझते हैं, एक्विटल मतलब जब कोर्ट आपको छोड़ देता है ना, एक्विटल। तो एक बार कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो आप एक्विटल हो जाएंगे। तो अगर सेक्शन क्लॉज 1 में कोई ऑफेंस, क्लॉज 1 है ये 320 का, अगर 1 में कोई ऑफेंस फॉल कर रहा है उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो एक्विटल हो जाएगा। अगर क्लॉज 2 में फॉल कर रहा है तो पहले आप कोर्ट की परमिशन लेंगे, उसके बाद अगर अलाउ हो जाता है तब, अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो एक्विटल हो जाएगा। तो दोनों ही के केस में आप जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप हो सकता है उसे कंपेंसेशन दे रहे हो, हाँ, आप हो सकता है उस पार्टी को कुछ और बेनिफिट दे रहे हो, एंड आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, म्यूचुअल कंसेंसस के साथ एक कॉम्प्रोमाइज वाली स्टेज पे हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने सेंटेंस को मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई कोई ऑफेंस है, जैसे मान लीजिए कि कोई अटेम्प्ट का ऑफेंस है, तो जो भी अटेम्प्ट या फिर या अबेटमेंट के ऑफेंस जितने भी होंगे, मैंने यहाँ लिखा है अबेटमेंट और अटेम्प्ट, ये आपका बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, ये भी कंपाउंडिंग में आएंगे और इसमें भी आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल।
एक चीज और, अगर आप मिनिमाइजेशन कराना चाहते हो, अपने सेंटेंस को कम कराना चाहते हो, तो भी आप यहाँ पे जो है इसमें आप कंपाउंडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है कि उसका कहते हैं कंपाउंडिंग पॉसिबल है किसी ऑफेंस के लिए, तो वहां पे कोर्ट जो है वो आपको अलाउ कर देगी। अगर किसी ऑफेंस में वो अलाउ परमिशन मांगता है क्लॉज 2 में, और कंपाउंड अलाउ करके फिर आपको मिनिमाइजेशन जो है उसमें सेंटेंस की आपकी हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको 10 महीने की सजा कोर्ट ने मान लीजिए 1 साल की सजा दी, तो कोर्ट कह सकते हैं कि ठीक है भाई, हम आपकी 6 महीने की सजा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे कोर्ट भी क्या कर रही है, कोर्ट आपका मिनिमाइजेशन, तो जो मिनिमाइजेशन है, मिनिमाइजेशन मतलब मिनिमम सेंटेंस जो भी आपको दिया जाना चाहिए, वो मिनिमाइजेशन ऑफ सेंटेंस भी आपका यहाँ पे वेरी मच इज पॉसिबल अंडर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो वहां पे जैसे मान लीजिए कि किसी का ट्रायल चल रहा था, मान लीजिए ट्रायल चलते चलते में ही वो कस्टडी में था, और वो मतलब पुलिस कस्टडी में कोई पर्सन था, ट्रायल चल रहा था उसका, तो उस केस में मान लीजिए कि वो 1 साल तक जेल में था। ठीक है, 1 ईयर तक ही वॉज इनसाइड द जेल, और मान लीजिए कि उसको सजा दी गई से उसको सजा ही 1 साल की दी गई। ठीक है, मान लीजिए उसको सजा ही 1 साल की दी गई मिनिमाइजेशन के बाद, तो ऑब्वियसली उसको कोई जेल नहीं भेजा जाएगा, वो छूट जाएगा, उसका एक्विटल हो जाएगा। ठीक है, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ का प्रोविजन 428 सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। तो जैसे ही आपका वो 1 साल का टाइम जो ऑलरेडी आप कस्टडी में दे चुके हो, वही टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड आपका सेट ऑफ हो गया, और सेट ऑफ का जो प्रोविजन है वो 428 सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो उतना टेन्योर जो है वो कस्टडी में बिता चुका है। तो ये इसे बोलते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ सेंटेंस, कि यहाँ पे इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इन द इंटरेस्ट, इट इज फॉर द जस्टिस, लोगों को जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं ऑफेंस में, अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी थ्रेट, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एक प्रॉपर कंसेंसस के साथ, तो वहां पे आप बहुत इजीली इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बातें लिखी हुई हैं जो भी आपको भी हमने बताया कि नो ऑफेंस शैल बी कमिटेड एक्यूज्ड बाय रीजन ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। मान लीजिए कोई प्रीवियस कन्विक्शन उसने ऑलरेडी करा हुआ है, तो वहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसने थेफ्ट किया था और उसने दोबारा थेफ्ट किया है। ठीक है, तो क्योंकि वो पहले और इस वाले ऑफेंस में वो पहले प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका था, है ना, तो यहाँ पर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, 320 में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो उसके लिए भी उसका ट्रायल चलेगा, और हो सकता है उसको सजा भी ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल की सजा होती है थेफ्ट में। तो मान लीजिए कि यहाँ पे वो पहले 1 साल के लिए गया था, तो हो सकता है यहाँ पे उसे कोर्ट 3 साल के लिए भेज दे या 2 साल के लिए भेज दे, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी एंड जो भी उसने थेफ्ट चुराया है, किस लेवल का उसने थेफ्ट किया है, वो भी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। थेफ्ट का जो पनिशमेंट है वो 379 में प्रोवाइडेड है। ठीक है, ये सेक्शंस आपको याद हो जाने चाहिए अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं। अगर लॉ के स्टूडेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि आपका एक्विटल हो जाएगा। नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज बाय दिस सेक्शन। ठीक है, कोई भी ऑफेंस कंपाउंडेबल अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और आप रिवीजन में भी जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको रिवीजन में जाना है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में, तो वहाँ रिवीजन में बेसिकली जब भी आप किसी ऑर्डर की लीगैलिटी को चेक करते हैं, ठीक है, लीगैलिटी या उसके हाँ, जब भी आप ऑर्डर की लीगैलिटी को चेक करते हैं, कराना होता है आपको, तो आप रिवीजन में जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ आप लीगैलिटी उस ऑर्डर की चेक करने के लिए, मान लीजिए कि आप उस चीज़ से खुश नहीं हैं, तो आप रिवीजन की भी पावर्स को यूज़ करके आप हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में लीगैलिटी चेक करवा सकते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ रिवीजन। ठीक है, तो ये सारे जो भी प्रोविजंस हैं आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसको नहीं बनाया है विद यही इंटेंशन कि आपको ये समझ में आना चाहिए, और मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे हैं इस टॉपिक को ख़त्म करने में, और आई थिंक ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है कंपाउंडिंग ऑफेंस। यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो आपका कंपाउंडिंग है वो एनहांसमेंट के केस में नहीं होती है, अदरवाइज कंपाउंडिंग अलाउ होती है। लेकिन जो क्लॉज 1 है उसमें आपको परमिशन नहीं लेनी होती है, जो सेक्शंस क्लॉज 1 में प्रोवाइडेड हैं, और जो सेक्शन क्लॉज 2 में प्रोवाइडेड हैं, टेबल दी हुई है उसमें, अगर आप टेबल देखेंगे तो
तो टेबल में जो क्लॉज 2 में सेक्शन प्रोवाइडेड है उसमें आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, तभी कंपाउंडिंग जो होती है अलाउ की जाती है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। प्लीज अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हमको बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड सी यू वेरी सून। बहुत बहुत धन्यवाद।